Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, sir. चलिए, Evening, good sir. Good evening, good evening, evening. sir. मुझे बताइए कि डीपीपी आपको गिवन थी, वो सॉल्व करी सबने? ऐसा कोई जिसने डीपीपी सॉल्व नहीं की हो, पहले वो बताएं जरा। सर एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 डाउट है। मैंने जो डीपीपी क्वेश्चन किया पहले आंसर दें। मैंने कहा जिसने डीपीपी सॉल्व नहीं की है पहले ही थोड़ा मुझे बता दें। सब लोगों ने सॉल्व किया, अराउंड 30 स्टूडेंट्स आते हैं, सभी ने सॉल्व किया? Yes, sir. ईमानदारी से? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, No, sir. अब आप डाउट पूछ सकते हैं। Sir, third question. क्वेश्चन Third बोलिए बेटा, मेरे question. पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बोलना पड़ेगा आपको। आपके पास क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर Yes, 10 sir. The बेटा तारे, क्वेश्चन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। यू हैव टू टेल द क्वेश्चन। सर इन दैट क्वेश्चन they are asking that to find the dimension of change of velocity. Change of velocity is acceleration, but when I clicked on LT minus 2, which is the dimension formula of वेट वेट acceleration. वेट 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 वेट, आराम से। आपकी आवाज पहले तो कट रही थी, थोड़ा आराम से बोले। क्या पूछा गया उस क्वेश्चन में? एक्सेलरेशन की डायमेंशन पूछी, क्या पूछा है? Change of acceleration. चेंज ऑफ नहीं, एक्सेलरेशन change of velocity. Change of velocity. Sorry, change of velocity. हाँ, अब इसमें डाउट क्या है आपका? सर उसमें ये डाउट है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी तो सर एक्सेलरेशन होता है, तो सर कौन बोला इस ये हिसाब से आपको? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड तारे, एक एक बात करते ना। कौन बोला कि चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय टी होता है ना। क्या होता है, क्या होता है, फिर से बोले। डीवी बाय डीटी डीवी बाई डी टी का चेंज इन वेलोसिटी है? ऑफ चेंज वेलोसिटी, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट्स नॉट चेंज इन वेलोसिटी बेटा। ओके सर। पहली चीज तो ये दिमाग से निकालो कि चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, पहला दिमाग से निकालो, ठीक है। अब मुझे बताओ चेंज का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं तुम्हारी एज 5 साल पहले और अब में कितना चेंज आया, तो आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तारिक? यस सर। तो आंसर भी तो करो बेटा। मैंने सर कहा अंडरस्टूड। आपकी क्या अंडरस्टूड? अब मुझे सर आई अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी। थैंक यू। दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, वो तो हटा दिया। मैंने कहा मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी एज 5 साल पहले जो थी और आज जो है उसमें चेंज कितना हुआ? 5 5 क्या, 5 किलो, 5 लीटर, 5 इयर्स। 5 इयर्स। पहले कितनी थी? आपने बोला मान लो 10 इयर्स। आज कितनी है? आपने बोला 15 इयर्स। चेंज कितना आया? 5 इयर्स। ईयर्स में ही आया ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि सर कोई भी चीज चेंज कर रहे हो इसका मतलब क्या है? दो वेलोसिटी का डिफरेंस है भाई साहब। दो ऑरेंज में से एक ऑरेंज माइनस करोगे तो आपको ऑरेंज ही मिलेगा। एग्रीड? तो आपने एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी माइनस की तो चेंज मिल गया। चेंज भी क्या मिलेगी? वेलोसिटी ही मिलेगी आपको। तो कोई भी दो क्वांटिटी को जब आप ऐड करते हो या उनका डिफरेंस लेते हो, फाइनल भी तो आपको वही क्वांटिटी मिलती है। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सर। यस, एनी अदर क्वेश्चन? sir, नाम क्या है बेटा? question Akash Kumar. आकाश कुमार, चलिए बताइए। Sir, the number of particles crossing the unit area perpendicular to the x-axis in a unit time is given by n is equal to minus -n2 1. n2 minus n1 upon something, वो वाला क्वेश्चन है? Yes, sir. हाँ जी। क्वेश्चन ट्राई किया तुमने सॉल्व करने का? Yes, sir. करा था। क्या किया बताओ जरा, तुम्हारे क्या स्टेप क्या है बताओ। क्या सोचा पहला स्टेप तुमने, क्या क्या किया?
सर पहले n1 और n2 और x1 x2 की डायमेंशंस पुट करी थी उसमें। चलो बताओ n2 और n1 की डायमेंशंस क्या है? सर n की तो हो जाएगी l-3। l-3। वेरी गुड। अच्छा और बाकी क्या क्या, जरा मुझे फॉर्मूला फार्मूला में क्या दिया गया है बताना भाई। n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू माइनस d। d यस n2 सर, माइनस n1 ऐसा कुछ है। यस सर, अपॉन में x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 राइट। यस आप सर, बोल रहे हो कि n2 की डायमेंशन क्या बताई आपने? l-3। l-3। चलो भाई आपकी बात मान लेते हैं। हाँ जी और बताइए n1 की डायमेंशन? सर सेम है। सेम एज n1 n2 राइट। चलो अच्छी बात यस है। x2 की डायमेंशन? सर, इसकी डायमेंशंस नहीं पता। नहीं पता। नो सर। क्या पूछा? स्टार्टिंग फिर से लाइन पढ़ो, पहली लाइन आराम आराम से, धीमे धीमे लाइन पढ़ना प्रॉपर्ली पढ़िए। बाकी द लोग ध्यान से नंबर सुनिए क्योंकि मुझे मालूम है मैक्सिमम लोगों से नहीं बना है, इसलिए बाकी लोग ध्यान से सुने। हाँ भाई साहब एक एक लाइन आराम आराम से। the number of particles crossing a unit area perpendicular to the x-axis in a unit एक्स time। एक्सिस, एक्सिस ले है बेटा, Yes sir, तो तुम्हें पता होना चाहिए एक्स क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स हैं। constant। एक्स और एक्स1 क्या होंगे? coordinate। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होंगे और कोऑर्डिनेट्स किस चीज के, डिस्टेंस के होंगे वो। Hmm. भाई क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया एट अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्स के अलोंग लेंथ की बात कर रहे हो ना बेटा। Yes sir, डिस्टेंस हो गई ना एक तरीके से। yes sir, आप बोलो x इक्वल टू 1 मीटर, ऐसे तो बोलोगे x इक्वल टू 2 मीटर, ऐसी बातें करोगे, yes sir। कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करोगे यहाँ पे तो। हाँ फिर से स्टार्ट लाइन करना। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया अलोंग द एक्स एक्सिस, तो आपको पता चल जाना चाहिए सर ये x2 और x1 क्या है, सर ये डिस्टेंसेस हैं, तो ये l के बराबर हो गए। हाँ आगे बढ़ो इसके। In a unit time इन यूनिट टाइम is given by हाँ n is equal to minus d into n2 minus। इसके डायमेंशन बताओ क्या क्या लेंगे। सर n की डायमेंशंस, सर n की डायमेंशन सेम कैपिटल सर, कैपिटल एल, वो कैपिटल एन नहीं है, वो सेम है, स्मॉल एन है ये वाला भी। अरे स्मॉल एन है, हाँ चलो स्मॉल एन की डायमेंशन बता दो क्या है। सर l-3। कौन बोला ये? सर पर यूनिट वॉल्यूम है ना वो। कहाँ है बेटा, किसने बोला ये पर यूनिट वॉल्यूम है? कहाँ लिखा है कि n पर यूनिट वॉल्यूम है? पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, क्या उसमें कहीं लिखा है कि ये स्मॉल n पर यूनिट वॉल्यूम है? नो सर। फिर आपने कैसे बोल दिया? क्योंकि सर n1 और n2 पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा था, इसलिए मुझे लगा n भी n जैसा ही है। उसने क्या बोला है, इसी चीज को डिफाइन कर रखा है उसने स्टार्टिंग में। द नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब यही तो वो बता रहा है वो। यस सर, यस सर। ये इसी चीज की तो उसने डेफिनेशन दे रखी है। उसने वो क्या बोला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो भाई साहब क्वांटिटी ये है, तो अगर इसकी डायमेंशन निकालने जाओगे तो डायमेंशन क्या निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो क्या है, नंबर है, नंबर तो डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। पर यूनिट एरिया मतलब हो गया, एरिया होता है एल स्क्वायर, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल की पावर -2। टी है टाइम, नीचे है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -1। तो एन की डायमेंशन ये है बेटा। जैसे कि इसकी बात की होगी तो ये लिखा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जिन लोगों को ये नहीं समझ एल की पावर -3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है n1 और n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर है, डायमेंशन लेस होगा, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की होती डायमेंशन l की पावर 3, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, l की पावर -3।
ये आ गया देखो, आपको इसकी डायमेंशन पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, क्या मैं डी की डायमेंशन निकाल पाऊंगा? यस सर। बाकी लोगों में किसी को भी डाउट इस क्वेश्चन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद नीचे एक बार पूछ भी चुका है इस क्वेश्चन को। सर डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है? डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है, केमिस्ट्री में होता है, बताइए। सर क्या होता है? केमिस्ट्री में होता है, आप बताइए, आप क्वेश्चन पूछिए, आप क्या पूछ रहा है? सर इसमें ये दे रखा है ना कि डी डिफ्यूजन कांस्टेंट है। डिफ्यूजन कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन निकालनी है मुझे इससे ज्यादा अभी यहाँ पे और कोई नॉलेज नहीं चाहिए इसकी। ओके सर। इसकी डायमेंशन मैं ऑलरेडी यहाँ से निकालूंगा बाकी चीजों से। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो उसने नाम दे दिया डी का, मैं नहीं देना चाहता, नहीं भी देता। नीट ने जो दिया था उसमें नाम नहीं दिया उसने। नीट में जो क्वेश्चन पूछा था उसने केवल डायरेक्टली यहाँ पे शायद से x2 x1 की जगह पे z2 z1 दे रखे थे, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट दे रखा, तो उस कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने को बोले थे। इस क्वेश्चन में उसको नाम दे दिया डिफ्यूजन कांस्टेंट। हमारे मतलब का नहीं है वो क्या है क्या नहीं, यहाँ पे तो मतलब है डायमेंशन से उसे। तो जब आपको ये सब पता है भाई साहब, किसी को भी डाउट हो, बाकी लोगों ने अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा इसका मतलब बाकी लोगों ने डीपी ढंग से सॉल्व नहीं किया, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में तो आपको ये जो इसने ये बात बता दी है बहुत बड़ी बात थी आकाश बेटा, लोग इसी में गलती कर जाते हैं पहली चीज में। और ये दूसरी चीज ये, इसलिए ध्यान रखना हमेशा लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए, प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जब तक कि कॉमा या फुल स्टॉप नहीं आएगा तब तक इसका मतलब आपको रुकना नहीं है। अंग्रेजी इतनी तो आनी चाहिए आपको। हमने क्या कहा सर, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स था। अरे भाई साहब, पार्टिकल्स के बाद पूरी लैंग्वेज तो खत्म होने दो उसको, तब जाके आप रुकोगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये पूरी एक डेफिनेशन दे रखी है स्मॉल एम की। ठीक है, तो डायमेंशन निकालना है, देखो यही फंसाएगा वो। आपको आता सब होगा लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं आएगी ढंग से, तो आप गलती कर जाओगे। चलिए, किसी को डाउट हुआ इसमें तो बता दें, निकाल आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कोई और डाउट हो तो। कितने लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था? एनीवन? यस सर। कौन है? यस सर। नाम बता दिया करे बच्चा। सर सानवी। सानवी, तारिक, और तीसरा यस कौन सर। है? चलो, और कोई डाउट बेटा? डीपीपी में और कोई डाउट? हो गए बेटा सारे क्वेश्चंस? दैट्स इट, दो ही डाउट है। डीपीपी सॉल्व नहीं है इसका मतलब बाकी लोगों ने डीपीपी सॉल्व नहीं किए हैं। सर हाँ जी बेटा। एक क्वेश्चन था, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ ओरिजिन एज u a अंडर रूट x। आपकी आवाज कट रही है बेटा, आराम आराम से, आराम आराम से पूछे प्लीज। आप डीपीपी का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? एक सेकंड बेटा, आराम से। डीपीपी का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? यस सर। हाँ, आप बोले द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x डिस्टेंस x फ्रॉम अ ओरिजिन एज u इक्वल्स टू a x। बेटा आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, x के बाद मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। एनीवन ये वाले क्वेश्चन को कोई और रिपीट कर सकता है क्या? सच्चिदानंद वेट करना, शायद कोई और क्वेश्चन बोल दे। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलेंगे प्लीज सच्चिदानंद? सर क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14। आकाश, 14 वाला क्वेश्चन है क्या आपके पास? आकाश, तारिक, एनीवन हैविंग क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज एक बार बोल दोगे मेरे लिए? Sir, question number 14. The potential energy of U of a particle varies with distance x from a fixed origin as U is equal to a root x upon x plus b. X, where a and b are constant. U is equal to a root x. a root x, X. ऐसे ना? X. हाँ B, sir, capital A. हाँ, चलो कोई बात नहीं। कैपिटल a रूट x अपॉन में भी कुछ है? Upon x plus b. x प्लस b, ऐसा?
यस सर। हाँ जी, इसमें क्या बताना मुझे? वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा। सचिदानंद आप डाउट पूछो, इसमें क्या डाउट है तुम्हें? सचिदानंद शर्मा, बच्चे आपका यही नाम है? यस सर। आप ही का नाम है ये? यस सर। हाँ बेटा बताओ, इसमें डाउट क्या था बेटा तुम्हें? बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा आप सुन पा रहे हो मेरे को? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप मुझे आपके पास अगर कोई पर्सनल नंबर आपको अगर शेयर किया गया होगा तो आप उसको भेज देना बेटा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, या तो आप चैट पे लिख के भेजें भाई क्या डाउट है। बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर क्लियर है आपकी आवाज। चलिए बेटा, सत्यानंद आपके साइड पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है क्योंकि आपकी आवाज भी मेरे पास प्रॉपर नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आपका डाउट नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो मुझे आप जब भी आपकी आवाज सही हो या फिर आप मुझे ना, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझे डाउट पूछ लीजिएगा। बट डाउट बताना पड़ेगा इसमें आप एग्जैक्टली डाउट क्या है। मैं कभी भी पूरा सोल्यूशन नहीं देता हूँ, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी बुराई है, जो भी आप मानना चाहो। मैं आपको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूंगा। ध्यान रखें इस चीज का। Whenever you have doubts, you have to ask the specific doubts. आप एक बार पूछिए, 5 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ आएगा कि मास्टर आपको सोल्यूशन दे देगा, देन आई एम सॉरी, आप गलत मास्टर के सामने खड़े हैं। कोई भी प्रॉब्लम में आप 10 मिनट मेरे लगा लोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट सारी चीजें आंसर आपको ही करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ बताता जाऊंगा कि गलती कहाँ है, और तभी आप फिजिक्स सीखेंगे। अगर फिजिक्स आपको सीखनी है तो ये अप्रोच रखनी पड़ेगी। आप सोचिए, सोल्यूशन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हर जगह अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके मैं तुमको कॉपी सॉल्यूशन दे सकता हूँ, बट उसका कोई फायदा नहीं है अनटिल अनलेस आप खुद सॉल्व करके उससे उलझोगे नहीं। फिजिक्स तभी समझ में आएगी। तो मेरे पास जब भी आप डाउट लेके आएंगे, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, मैं हमेशा उन डाउट्स को एंटरटेन करता हूँ जहां पे आप वेरी स्पेसिफिक हो कि सर ये वाला स्टेप मुझे नहीं समझ में आया, या मैंने ये स्टेप किया, सिर्फ में गलती नहीं पता चल रही मुझे क्या। तो whenever you will ask such kind of questions, I will entertain you. ठीक है, अगर आप मुझसे सॉल्यूशन का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, then I am very very sorry. खैर, ये बेटा शायद आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ बेटा बोलिए। सर माय नेम इज अनस। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, थर्ड क्वेश्चन में ये डी जो है ये डिफ्यूजन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस होता है, बट फिर इसका डायमेंशन कैसे हो सकता है? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड अनस, कौन बोला कि कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है? सर मैंने पढ़ा था यहाँ कहीं। क्या हुआ, कहाँ आपने क्या? सर कांस्टेंट जैसे नंबर है, नंबर कांस्टेंट होता है तो वो कौन भी बोला कांस्टेंट डायमेंशन नंबर होता है बेटा? यही एक सेकंड, ये आप खुद सोच रहे हो कांस्टेंट एक नंबर होता है। जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट एक नंबर हो। कौन बोला कि आपको कांस्टेंट एक नंबर होता है? आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है बेटा? यस सर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है कभी 9th वगैरह में? यस सर पढ़ा है। उसकी वैल्यू याद है तुमको? सर वो मैं बता देता हूँ, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सर कांस्टेंट की यूनिट भी है। यस सर। आप ये अज्यूम कर रहे हो कि कांस्टेंट का मतलब डायमेंशनलेस होता है। आई एम सॉरी, ऐसा मैंने नहीं बोला कभी, और ना ही किसी ने भी बोला होगा। ये सिर्फ आपने अज्यूम कर लिया कि कांस्टेंट मतलब नंबर होगा। डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी होते हैं और डायमेंशन वाले कांस्टेंट भी होते हैं भाई। तो अपने मन में अजम्पशन लेके बिल्कुल भी नहीं चले। क्लियर अनस? यस सर। चलो, एनी अदर डाउट?
सर हाँ जी बेटा। सर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? The one astronomical unit is the distance between the Earth and the Sun. That is equal to 1.496 into 10 to the power 11, I guess. ऐसा कुछ ऑप्शन है? यस सर। That is your answer. ओके सर। One astronomical unit is the distance between the Earth and the Sun, and that comes nearby 1.496 into 10 to the power 11 kilometer या मीटर. I don't remember exactly. देख लेना. याद रखना है आपको आगे से. ओके सर। Yes. Any other question? मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि मुझे ये वैल्यूज आपको याद करानी है, इसलिए वो क्वेश्चन तो वहां पे डीपीपी पे पड़े हुए हैं। एनी अदर क्वेश्चन इन द डीपीपी? आगे बढ़े। सच्चिदानंद कुछ बोलना चाह रहे हैं। 9.8 आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। 9.8 और ये 9 और 8 क्वेश्चन नंबर बोलना चाह रहे हैं। सच्चिदानंद बेटा आवाज आ रही है मेरी? सर हाँ बेटा। सर 12th क्वेश्चन में डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है, तो हमें उसे ऑप्शन डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है, तो हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि वो किसकी डायमेंशन है या उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या दे रखा है? सर क्वेश्चन में ये है कि एक डायमेंशन दे रखी है, उसमें पूछा है कि ये किस चीज की डायमेंशन है। हाँ तो बेटा वो तो तुम्हारे ऑप्शन रखे हैं तो ऑप्शन से बताओगे ना। क्वेश्चन में जब कोई गिवन ही नहीं है तो मैं ये पूछा है कि जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो उसने बोला वेलोसिटी के लिए, एक्सीलरेशन के लिए, तो ऑब्वियसली आ रही है, तो ऑप्शन चेक करेंगे आप। ओके सर। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ जी। हाँ जी बोले और कुछ? चले आगे बढ़े बच्चा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या किया था लास्ट क्लास में जरा बताओ। डायमेंशनलेस डायमेंशन की बातें सारी कर ली थी हमने। यस। चलो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स की। केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिया है? नो सर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं जरा देखो। पहले तो आप लिख लो इसकी डेफिनेशन लिख लो। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऐसा बोलते हैं उसको। इसकी डेफिनेशन लिख लो। चलो डेफिनेशन से पहले थोड़ी सी अपन एक बात कर लेते हैं। मैंने कहा सर आपको आपकी स्केल जो होती है उसके बारे में तो सब पता ही होगा। स्केल में मैंने आपको बोला कि सपोज दैट ये एक मेरी स्केल है। आई होप सबको क्लियरली दिख रही हो। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ये वाला, and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 2 है। अब मुझे बताओ ये सबको नंबर्स क्लियर है, विजिबल है? यस सर। कोई
कोई मुझे बता सकता है अगर पॉसिबल हो आप लोगों के लिए रीड करना, आई डोंट नो कितना पॉसिबल है। ये जो लाइन खींची है मैंने, इसकी वैल्यू बता दीजिए कितनी आ रहेगी आपके अकॉर्डिंग, अगर लोगों को विजिबल हो, नहीं तो फिर और बड़ा बना दूंगा। 1.4 1.4 1.4 Any other answers? यस सर। यस सर 1.4। क्या एग्जैक्टली 1.4 है? नो सर, थोड़ा 1.3 और 1. क्या क्या है 1 पॉइंट? क्या एग्जैक्टली 1.4 है? मैं पूछना चाह रहा हूँ बच्चों। नो सर। नो सर नहीं, बट 1.4 बोला आपने, तो बताओ 1.35 है, 1.36 है, 1.37 है, कुछ बता सकते हो क्या? सर 1.38 लग रहा है। 1.38 लग रहा है। सर 1.39 चलो, बस यही चीज सिखानी थी मुझे, आप लोग सीख गए। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि यार जब मैं मेजरमेंट करने जा रहा हूं तो पहली बात तो मुझे यही नहीं मालूम कि 1.3 है कि 1.4 है, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। आप लोगों ने 1.4 आंसर क्यों दिया? मैं तो कहता हूं मैं तो 1.3 भी दे सकता था, मैं गलत होता क्या? 1.4 वाले आंसर देने वाले, क्या मैं 1.3 देता तो गलत होता क्या? सोचो। मैं 1.3 आंसर देता तो भी उतना ही गलत होता जितना 1.4 वाले गलत हैं, क्योंकि 1.4 भी आंसर नहीं है। एग्रीड? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि यार आप जब रिजल्ट दे रहे हो, आपने बोला 1.4, तो 1.4 का मतलब समझो कि लास्ट वाली जो डिजिट है वो अनसर्टेन है, वो फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है? आप क्या बोलना चाह रहे हो? जब आपने बोला 1.4 सेंटीमीटर, ये लास्ट वाली डिजिट श्योर नहीं है, ये 1.3 भी हो सकती है और 1.4 भी हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो इसमें हम क्या बोलते हैं? इसको अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं, क्योंकि ये 4 श्योरिटी के साथ नहीं बोलते हैं। हमारे डिवाइस ने हमें 1.3 गिनाया है या 1.4 गिनाया है, बट ये वैल्यू 1.3 और 4 के बीच में भी हो सकती है, या 4 और 5 के बीच में भी हो सकती है। तो मैंने तब ये बोला है 1.4, इसका मतलब या तो वैल्यू 4 से थोड़ी कम हो सकती है या 4 से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है ना? कुछ लोगों ने उसको 1.3 बोल दिया होता तो आप बोलते 3 से थोड़ी ज्यादा थी वैल्यू, किसी ने 4 बोला तो 4 से थोड़ी कम थी। इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। अब कुछ लोगों ने बोला सर 1.38, भाई साहब आपने अपनी एरर को बढ़ा दिया। इसका मतलब जिसने बोला 1.38 या 1.39 वो 1.4 से ज्यादा गलत है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बिकॉज सर आपकी लास्ट डिजिट ये 3 और 4 में वैसे कंफ्यूजन था, आपने एक और कंफ्यूजन अपने मन से तोड़ दिया, अंदाजा मारा आपने। ध्यान रखेंगे कभी भी आप जब भी आंसर देते हैं मेजरमेंट का, कोई भी मेजरमेंट जब आप करते हो तो हमेशा उस आंसर में केवल और केवल एक ही अनसर्टेन डिजिट होनी चाहिए। ठीक है? तो ये तो इसमें 2 अनसर्टेन डिजिट आ गई, क्योंकि यहाँ पे 3 4 का भरोसा नहीं है। आपने उसको क्या कर दिया, 8 9 अपने मन से अंदाजे से जोड़ दिया, तो कभी अंदाजा नहीं लगाएंगे, हमारी अनसर्टेनिटी बढ़ा देते हैं, मतलब आप एरर के चांसेस बढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले ये चीज समझना चाहिए क्वेश्चन में, जब भी आप मेजर्ड वैल्यू कभी भी कोई मेजरमेंट करोगे तो जब आप डिवाइस को यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, आप एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करके कभी नहीं दे सकते, पहली चीज। और आप क्या बोलोगे कि सर अनसर्टेनिटी हमारी मेजरमेंट में केवल एक डिजिट की होनी चाहिए, केवल लास्ट वाली डिजिट होनी चाहिए अनसर्टेन। ठीक है? अब लास्ट वाली डिजिट अनसर्टेन का मतलब समझो क्या होना चाहिए, मतलब लास्ट वाली डिजिट या तो 5 हो सकती है या तो 3 हो सकती है, इतना ही चेंज होना चाहिए। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, या तो आंसर 4 से कोई 5 दे सकता है या फिर 3 दे सकता है, मतलब लास्ट वाली डिजिट के अलावा बाकी सब 0 कर दो तो आप बोलोगे सर कितना 0.1 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें 1.4 में 0.1 ऐड हो सकता है या 0.1 माइनस हो सकता है, इनके बीच में वैल्यू लाई करने वाली है मेरी। ठीक है? इससे ज्यादा तो अनसर्टेनिटी नहीं होगी ना इसमें। तो एक चीज ये समझ लेंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, मैंने कहा जब भी मैं मेजर्ड वैल्यू आपको मेजर करके दूंगा तो उसमें टोटल जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारी सर्टेन डिजिट्स। जैसे कि इस रिजल्ट में अगर देखें तो 1.4 सेंटीमीटर में सर्टेन डिजिट्स कितनी थी 1 और अनसर्टेन कितनी थी 1,
तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 2। तो अब डेफिनेशन लिख लो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। समझ में आया सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आपकी मेजर्ड वैल्यू में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट मतलब सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स का जो टोटल काउंट होता है उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और वो किस में हो सकता है? केवल मेजर्ड वैल्यू में हो सकता है। ध्यान रखेंगे जब आप मेजर कर रहे हो तभी तो अनसर्टेनिटी आएगी। तो लिख लो इसको डेफिनेशन वाइज, ऑल द सर्टेन डिजिट्स, all the certain digits and one uncertain digit in the measured value are called the significant figures and significant digits are called the significant figures and significant digits। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला हमारा 1.4 सेंटीमीटर जो हमारा रिजल्ट है इसमें एक वन तो श्योर था कि हाँ सर 1 तो है ही है, ये 0.4 में कुछ लफड़ा हो रहा था। तो आप बोलोगे एक सर्टेन प्लस एक अनसर्टेन को ऐड करके कितनी बनी? 2। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी थी? 2। ठीक है, अब होता क्या है 4-5 रूल्स होते हैं इसको जो कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, आपके एनसीईआरटी में लिखोगे, बट अब वो मैक्सिमम रूल्स में उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। मैं केवल और केवल आपको एक रूल बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसी को आप यूज करेंगे। सर हाँ जी बेटा बोलिए। कौन है? सर अगर सर कृष्णा। हाँ जी सर अगर एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट हुई तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा? एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट अगर आपकी हुई तो आपने पहली बार तो मेजर वैल्यू गलत दी है, हटा दो उसको, उसकी बात ही नहीं करनी हमको। ओके सर। है ना, अगर आपने मेजर वैल्यू में एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट दी मतलब आपने मेजर वैल्यू गलत दी है, तो मैं जब गलत चीज में फिर और क्या सिग्निफिकेंट फिगर निकालने जाऊंगा? ठीक है, तो मैं कभी भी एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट तो दे ही नहीं सकता, वरना मेरी मेजर वैल्यू गलत है, हटा दो, खत्म कर दो क्वेश्चन को। चलो ओके सर। है ना, वैसे तो मैं आंख बंद करके बोल दूं ना यार 1.2 है, कर लो क्या करना है भाई। जब मेजर ही नहीं करना है इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप मेजर नहीं करना चाहते हो, तुक्का मारना चाहते हो। अगर आप अनसर्टेन डिजिट ज्यादा दे रहे हो तो मेजर क्यों कर रहे हो? तो तुक्का मार के बता दो मुझे, ठीक है। तो कभी हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। चलो मैं क्या बोलता हूँ, कभी भी पहली बात तो देखिए मेजर्ड वैल्यू, कुछ लोग स्कूल्स में रूल्स लिखाएंगे कि जिसके आगे यूनिट लगी होनी चाहिए उसी में हम सर्टेन डिजिट्स की बात करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बातें करेंगे। मैं आपको बोलूंगा देखो सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू है तो ऑब्वियसली यूनिट के साथ तो आएगी, है ना। तो केवल और केवल मेजर्ड वैल्यू में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। अब आपने बोला कि सर कोई भी मेजर्ड वैल्यू आपके पास आ जाए, ठीक है, उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। साइंटिफिक नोटेशन में उसको कन्वर्ट कर लो हमेशा। मैंने कहा फॉर एग्जांपल वैल्यू है आपके पास 33.6 किलोमीटर या 0 ये लिखा हुआ है किलोमीटर, ठीक है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिख सकते हो 3.600 into 10 to the power 1, ऐसे लिख सकते हो। ये है किलोमीटर, नॉट 10 to the power 1। हाँ ये तो ऐसे लिख ही सकते हैं, ये तो किलोमीटर में तो कन्वर्ट कर ही दिया आपने, 10 की पावर 0 ही है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप क्या करोगे? 3.600 into 10 to the power 3 मीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर 3 मीटर होते हैं, सबको पता होना चाहिए। मैंने कहा अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.600 into 10 to the power, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा? 10 to the power 5 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3.600 into 10 to the power 6 मिलीमीटर। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि सर कोई भी वैल्यू को 1 से, ये वाली जो डिजिट होती है डेसिमल से वैल्यू वो 1 से 10 के बीच में लाई करती है, मतलब 1 से बड़ी होगी और 10 से छोटी मतलब 9 समथिंग होगी, ठीक है। और पॉइंट के बाद बाकी सारी चीजें होंगी, मतलब ये क्वांटिटी कभी भी ये 2 डिजिट में नहीं हो सकती, केवल 1 डिजिट में रहेगी, और वो भी 1 से बड़ी, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग टिल 9 पॉइंट समथिंग तक हो सकता है, 10 पॉइंट समथिंग भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी चीजें हम इनके पावर में कन्वर्ट कर देते हैं।
अगर देखो जब आपने बोला 3.600 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल ये वाली डिजिट आपकी अनसर्टेन होगी, ये वाली लास्ट वाली, समझ लो। यानी 3.601 किलोमीटर भी हो सकता है और 3.60 में से एक माइनस कर दोगे तो 599 हो जाएगा। केवल लास्ट वाली डिजिट में ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यानी अनसर्टेन आपकी यही कहलाएगी। ठीक है, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो भी आप बोलोगे चेंज तो केवल इसी यूनिट में हो सकता है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो भी, और आप बोलते हो मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो भी। और जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स आप इसमें काउंट कर लो बस। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बोलोगे 4। इसमें कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 4। ये 10 की पावर से सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, तो हर जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है आप उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? आप उसको कन्वर्ट करेंगे सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में। और साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जैसे ये आई देखो, इसमें जितनी भी डिजिट्स होंगी वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। जितनी भी डिजिट्स आ रही होंगी उसमें वो आपकी क्या कहलाएंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि सर मैं इसके आगे 0 3 लगा सकता हूँ, नहीं सर ये पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पे केवल और केवल एक ही डिजिट रहेगी, इसके आगे का 0 है तो उसे हटा दो, वो कोई सेंस का नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू आप क्या कहोगे? हमेशा आप ये वैल्यू 1 से 9 के बीच में ही लगी रहेगी। पहली चीज। अब उसमें रूल्स आपके बहुत सारे होंगे, आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना, काफी सारे रूल्स होंगे। इन दी एंड आप बोलोगे सर यही वाला फंडा सबसे ज्यादा लागू होगा, क्योंकि उसमें 2 रूल्स यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाते हैं, जो कि अब एनसीईआरटी भी ऑब्सोल्यूट कर चुकी है। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल और केवल मेजर्ड वैल्यू में हम बात करते हैं। दूसरा, आप कहोगे सर चेंज इन यूनिट्स, अगर हम एक मेजर्ड वैल्यू की यूनिट चेंज करते हैं तो मेरे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर से मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, 4 है, 4 है और 4 ही है। तो इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो, चेंज इन यूनिट्स डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नोट डाउन कर लो और उसको रंग रंगीला कर लो, हाईलाइट कर लो उसको। Change in units do not change the number of significant figures. बाकी केमिस्ट्री में आपको रूल्स वगैरह पढ़ाएंगे तब आप देख लेना, आपके अप्लाई यही होने वाला है। आप इससे अप्लाई करोगे आपके सारे क्वेश्चन हमेशा बनेंगे, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं उन रूल्स पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं आपको 2 चीजों में इंपॉर्टेंट पढ़ाना चाहता हूँ। वो है कि जब भी आप कोई भी 2 नंबर को एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप कर रहे हैं, मैंने कहा मान लो मेरे पास एक मेजर्ड वैल्यू थी a जिसकी वैल्यू थी 1.23, दूसरी मेजर्ड वैल्यू थी 1.456। ये 2 मेजर्ड वैल्यू है, ध्यान रखें कौन सी वैल्यू है? मेजर्ड वैल्यू। मैंने कहा मुझे इन दोनों का सम करना था, मतलब a प्लस b। तो a प्लस b आप लिखोगे तो कितना लिखोगे? 6 8 4 to 8 और सॉरी 4 to 6, कुछ ऐसा ही आ रहा है। अब देखो इसमें एक अनसर्टेन वैल्यू थी और इसमें एक अनसर्टेन वैल्यू ये थी। आपने बोला ये अनसर्टेन वैल्यू आई तो ये तो अनसर्टेन हो ही गई। अब आपने एक अनसर्टेन में सर्टेन ऐड कर दी तो वो भी तो अनसर्टेन हो गई कि नहीं हो गई? भाई साहब आपने एक सर्टेन को अगर अनसर्टेन में ऐड कर दिया तो ओवरऑल तो वो अनसर्टेन हो गई। मतलब कितनी अनसर्टेन हो गई यहाँ पे? 2। मैंने कहा मैक्सिमम मैं कितनी रख सकता हूँ? आप बोलोगे 1। इसका जो आंसर दोगे वो आप कितना दे दोगे? 2.68 दोगे केवल। 6 वाली डिजिट तो आप उड़ा दोगे मतलब राउंड ऑफ कर दोगे, ऐसे मत कर देना, रूल्स होते हैं राउंड ऑफ के। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2.68 इज द करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग हो जाएगा आपके ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में ये भी रखा होगा, आपके ऑप्शन में ये भी रखा होगा। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैंने कहा सर यार ये कैसे बार-बार ऐसे करके दिखाएंगे? मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप एडिशन कर रहे हो, इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस थे, इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस थे, आपको आंसर में कितने रखने पड़े? डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस थे। तो जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो जो आपका रिजल्ट है वो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल वाला आंसर रखना ना। ठीक है, तो लिख लो इसमें लिख लो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। when two physical quantities are added or subtracted there should be
as many decimal number are retained का मतलब रखने हैं आपको, as are there in the original with the least decimal places। कहने का मतलब क्या है, लिख लो पहले, मैं एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं। When two or more physical quantities are added or subtracted, there should be as many as decimal numbers are retained as are there in the original with least decimal places। 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी क्वांटिटीज को आप ऐड करोगे, रिजल्ट में आपको उतने ही डेसिमल रखने हैं जितने में आप बोलते हो कि जो भी आपने ऐड किया उसमें सबसे कम डेसिमल जिसके पास होंगे उतने डेसिमल। मैं से एक और एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने कहा सर मान लो 0.307 ग्राम, ठीक है, मैंने कहा 0.52 ग्राम और तीसरी क्वांटिटी ली मैंने 0.4 ग्राम। जब आप इसको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा देखो, 1 सॉरी सर डेसिमल नंबर के बाद से एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा कहाँ रह जाते हो यार, इतना पीछे रह जाते हो बेटा, ऐसे काम कैसे चलेगा? 3 बार रिपीट करो, थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाओ बेटा, 2 लाइन पीछे चले गए आप। decimal number are retained as are there in the original with least decimal places। भटका नहीं करें यार, 3 बार रिपीट कर रहे हैं फिर भी थोड़ा स्पीड बढ़ाएं यार, लिखने में अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे यार। चलो मैंने कहा देखो अगर मैं तीनों क्वांटिटी को ऐड करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा जरा देखो 1.227 आ रहा है। आपने बोला इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 3, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 1। आप रखोगे आंसर कितना रखोगे, जब आप आंसर रखने जाओगे तो आप बोलोगे 1.2 ग्राम, 1 डेसिमल वाला ही आपको आंसर रखना पड़ेगा, ध्यान रखें इसमें 1 डेसिमल वाला ही आंसर रखेंगे। मैंने राउंड ऑफ किया है, राउंड ऑफ के रूल में भी आपको बताऊंगा कैसे राउंड ऑफ करते हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट वाले सीधे 2 उड़ा दिए मैंने राउंड ऑफ किया है, ठीक है। एक ही डेसिमल के साथ मेरा आंसर आएगा, ये आंसर आप नहीं रखोगे, ये आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। जब भी 2 क्वांटिटीज को मेजर वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, जब भी 2 क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे उसमें जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं लिखेंगे, उसमें हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। जो चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं उनमें से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, मेरे आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे मेंटेन करनी है। लिख लो इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। when two or more physical quantities are multiplied, when 2 or more physical quantities are multiplied or divided, there should be as many as significant figures retained in the final result as there are in the original with the least significant figures। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा मान लो मेरे पास वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे पास डिस्टेंस दे रखी है 4.11 मीटर, मेजर करके मैंने निकाली है।
और टाइम मेरे को दे रखा है 1.2 सेकंड। अब मेरे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 3.425 मीटर पर सेकंड आ रहा है मेरे पास रिजल्ट। आप देखो इसके पास कितनी डेसिमल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप बोलोगे 1 2 3, 4.11 into 10 to the power 0 ऐसा लिख सकते हैं हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्वांटिटी आप लिखोगे कितनी आई इसमें 3। ऐसे 1.2 को हम कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे 2। तो मेरे पास रिजल्ट में देखिए आंसर है 3.425, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर आ रहा है। आप बोलोगे सर मुझे रखनी कितनी है? सर मुझे रखनी है केवल और केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज़ मिनिमम किसके पास है? इसके पास। तो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर, जिसमें लीस्ट होंगी उतना ही मेरे आंसर में होनी चाहिए। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 3.4 मीटर पर, सॉरी क्या वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3.4 मीटर पर। तो ये दो रूल्स आपको थोड़े इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं। इस पे क्वेश्चन इनफैक्ट जब मैंने जेई दिया था तब मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आते थे, तो मैंने जेई दिया था और उसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। उसमें सिंपली ऐसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दे रखा था, टाइम दे रखा था, स्पीड ऐसे था। और मैंने कहा यार ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया। अब मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास भी कुछ रिजल्ट ऐसे ही आया था, ठीक है। अब जब ये रिजल्ट ऐसा आया, मैंने ऑप्शन मैच कराया, मेरे तो सारे ऑप्शन मैच कर रहे थे, क्योंकि चारों ऑप्शन में कुछ रिजल्ट वैसा ही दे रखा होगा। किसी में 3.425 दे रखा था, किसी में 3.4 दे रखा था, किसी में 3.42 दे रखा था। चारों ऑप्शन एक से दिख रहे थे। मैं कहूँ यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, मेरे तो चार ऑप्शन मैच कर रहे हैं, अब मैं कौन सा टिक कर दूं इसमें, ठीक है। तो भाई साहब उस टाइम पे मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स का ज्ञान नहीं हुआ करता था, मुझे नहीं पढ़ाया गया होगा या मैंने पढ़ा नहीं होगा, बहुत सारे चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपके ऑप्शन में ये भी रखा होगा, ये भी रखा होगा, दिस इज द करेक्ट। कुछ लोग बोलते हैं सर ये 3 डेसिमल तक है तो ये ज्यादा करेक्ट होगा। नहीं भाई साहब, करेक्ट आंसर ये कहलाएगा आपको, क्योंकि रूल्स हैं, कुछ रूल्स के सेट को आपको फॉलो करना पड़ता है। अब ध्यान रखो, मैं आपको रूल्स पढ़ाने वाला हूँ लॉक करने के। सर हाँ जी बेटा। सर एक बार ये दोबारा बता दीजिए सर, ये 1.25 में सर तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हैं? 1.25 नहीं बेटा, ये 1.2 सेकंड है। वो सर वो दिखा नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गलती थी। बोलने पे ध्यान रखा करो बेटा, ऐसी लिखी हुई चीजें मत देखा करो। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे टाइम की वैल्यू। एनीवन एल्स? ओके सर, ओके। राउंडिंग ऑफ की बात कर लेते हैं। जब मैंने कहा यहाँ पे देखिए इसको राउंड ऑफ करना बोलते हैं, कुछ डिजिट्स आपने माइनस हटाई दी ना डेसिमल के बाद, तो उसको बोलते हैं हम राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के लिए रूल्स मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, आपको सब आते हैं। एक ही रूल आपको लिखवाऊंगा। देखो अगर आपने बोला जो डिजिट आपको हटानी है, जो डिजिट आपको हटानी है, अगर वो 5 से बड़ी है, अगर वो 5 से बड़ी है तो अपनी उससे पहले वाली डिजिट में +1 कर देते हैं। जो डिजिट आपको हटानी है अगर वो 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली डिजिट में +1 कर देते हैं। और जो डिजिट अगर हटानी है वो 5 से छोटी है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे उससे पहले वाली में। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर वो 5 है तो क्या होता है। तो इसमें याद रखो कि हमेशा मेरा रिजल्ट मैं इवन बनाने की कोशिश करूंगा। क्या करने करूंगा, मेरा इवन रिजल्ट दिखे, इवन नंबर्स में रिजल्ट दिखे। तो अगर मेरी डिजिट जो हटानी है वो 5 है, कौन सी है, 5 है, तो मैं देखूंगा उससे पहली वाली डिजिट इवन है या ऑड है। अगर इवन नहीं है तो उसे इवन बना दोगे +1 करके, और अगर इवन है तो उसे छेड़खानी नहीं करनी है। ये है राउंडिंग ऑफ के, इनमें लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने किए हैं उसमें। देखिए 2.686, ठीक है। आपने बोला सर इसमें मैंने एक सेकंड इसमें राउंड ऑफ किया था, हाँ सॉरी, इसमें आंसर आएगा आपका 2.69। ये क्वांटिटी देखो 6 को आपको हटाना था, इसमें से 6 को हटाना था। 6 5 से बड़ा है, 6 अगर 5 से बड़ा है तो आपको इससे पहले वाले में +1 कर देना है। तो मैंने कर दिया, 8 की जगह पे 9 कर दिया, तो करेक्ट आंसर इज 2.69। यहाँ पे देखो 1.227, आपको ये आंसर एक डेसिमल तक लाना है। आपके पास 2 डेसिमल है तो आप पहले 7 हटाओगे, 7 हटाओगे, 7 5 से बड़ा है
7 5 से बड़ा है तो जब आप हटाओगे तो पहले इसको लिखोगे 1.23, अपनी पहले वाले डिजिट में उसने +1 कर दिया। अब आप 3 हटाओगे, 3 हटाओगे तो ये 5 से छोटा है, तो आप बोलोगे कि पहले वाले डिजिट में आप कोई भी चेंज नहीं करोगे, तो करेक्ट आंसर है 1.2। मैंने यहाँ देख लो 3.425। आपने पहले 5 को हटाया होगा, 5 हटाया, मैंने कहा देखो 5 जब होता है तो उससे पहले वाले डिजिट को देखते हैं, अगर इवन है तो छोड़ देते हैं और इवन नहीं है तो उसे इवन बना देते हैं। मैंने कहा 5 को जब हटाया तो क्या था 2, ऑलरेडी इवन है इसलिए मैं उसको बिल्कुल छेड़ूंगा नहीं। अब मैं 2 को हटाऊंगा, 2 ऑलरेडी 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले डिजिट में भी मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो मेरा आंसर देखिए क्या लिखा मैंने 3.4 मीटर पर सेकंड। अगर ये 5 हटाना होता और यहाँ पे 3 होता, मान लो यहाँ क्या होता 3 होता तो मैं उसको +1 करके 4 कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट कहाँ पर है, जब ये 5 होता है तो 5 अगर हटा रहे हैं तो उससे पहले वाली अगर इवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसमें +1 करके इवन बना देना है। अब ये अपनी लैंग्वेज में आप जैसे लिखना चाहो लिख जरूर लो, भूल जाओगे मैं बता रहा हूँ। अपनी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज अगर हिंदी है तो हिंदी में लिखें, उर्दू है तो उर्दू में लिखें, फारसी है, पंजाबी है, जो भी आपको लैंग्वेज आती है। हाँ भाई साहब अपने नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं, मैंने खुद पढ़ने हैं, तो जो जिस लैंग्वेज में आप जितने ज्यादा कंफर्टेबल हैं आप उसी लैंग्वेज में चीजों को लिखा करें अपने शॉर्ट नोट्स। अगर कोई अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में लिखें, हिंदी में है तो हिंदी में लिखें। जो राउंडिंग ऑफ के कुछ मैंने आपको जो बताएं मैं इसमें नोट डाउन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इतने खास इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इसमें कोई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, जहां पे भी डाउट है वहीं बोल देना बेटा। मेरे को बस मेरे से एक चीज नहीं हो पाती, कोई बोले सर फिर से बता दो, मैं फिर से बताने वालों को सिर्फ एक चीज पूछूंगा कि कौन सा स्टेप नहीं समझना है वो मुझे तुम बता दो। तो जहां पे मैं बोल रहा हूँ नहीं समझना है उस स्टेप पे वही टोक दो। एक बार गाड़ी आगे निकल जाती है तो वापस आने में बड़ा टाइम लगता है भाई साहब। ट्रेन होती है, ट्रेन को बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बताऊंगा 4 बार 5 बार अगर आप टोकोगे राइट टाइम पे। तो अब आप बोलो कि सर परसों जो पढ़ाया था 2 दिन पहले लेक्चर पढ़ाया था वो बता दो, तो डिफिकल्ट होगा ना बेटा। ऐसा काम करें कि आपको भी दिक्कत ना हो, आपकी भी चीजें अच्छे से चलती रहें और मेरे को भी दिक्कत ना हो, मुझे भी मजा आए पढ़ाने में। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो जितना मुझे पढ़ाने में मजा आता है उतना ही आपको पढ़ने में भी मजा आएगा फिजिक्स, अच्छे से पढ़ोगे तो। चलो भाई अब आते हैं इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं एरर्स। इससे क्वेश्चंस आते हैं। एरर से काफी क्वेश्चंस आते हैं, डायमेंशन से आए हुए हैं, एरर से आए हुए हैं। जनरली इस टॉपिक में या तो एरर से आ जाते हैं या डायमेंशन से आ जाते हैं जनरली, ठीक है। तो एरर्स क्या होते हैं जरा देखेंगे। अच्छा मुझे कोई बताएगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन, 2 टर्म होते हैं, एक होता है एक्यूरेसी। सर जो मतलब एक्यूरेसी होता है उसका मतलब होता है कि जो रियल रिजल्ट है कोई भी संख्या है वो उसके कितने पास है। किसके पास है? जो हमारा रियल कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आई है उसके कितने पास है, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। एक सेकंड, मेरी एक्यूरेसी का मतलब आप क्या बता रहे हो, फिर से जरा रिपीट करो कि मेरी जो वैल्यू जो भी वैल्यू हमारी आई है वो हमारी रियल वैल्यू कहाँ से आई है? जो भी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है। कैलकुलेट की है, कहाँ से कैलकुलेट की है? एक्सपेरिमेंट करके, मेजर करते बेटा, कैलकुलेट नहीं बोलेंगे, मेजर। हाँ मेजर करके। और सर जो प्रिसिजन होता है उसका मतलब होता है कि वो जितनी वैल्यू है वो एक सेकंड एक्यूरेसी में तुमने अभी ये बोला कि मेरे पास जो भी मेरी कैलकुलेट वैल्यू आई है या मेजर वैल्यू आई है उसका क्या, वो रियल वैल्यू पे कितने पास है, मतलब रियल वैल्यू कितने पास है। हाँ जैसे कि हमने लिया 2 ग्राम, मतलब 2.00 ग्राम जो हमारी रियल वैल्यू है जो हमने मतलब कैलकुलेट करनी है, तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू। चलो शुभम नाम है तुम्हारा? ये 1.99 और 2.01। हाँ कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है? मेरी बात आ रही है सर, जैसे कि 1.99 और 2.01 ये हमारी वैल्यू आई है। हाँ, तो फिर ये आवाज आ रही है, कौन सी कैलकुलेट करना? तो ये वैल्यू हमारी एक्यूरेट हो जाएगी। इसमें एक्यूरेट कौन सी है? सर जैसे कि
अरे एक्यूरेट इन दोनों वैल्यू में से कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है? 1.99 और 2.01। इन दोनों में से कौन सी एक्यूरेट ज्यादा है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। 1.99 2.01। सर आपका एक बार क्वेश्चन आप अपना कर दीजिए रिपीट, समझ में नहीं आया मेरे को। अरे आप बोल रहे हो कि मेरी ट्रू वैल्यू है 2.00, आपकी दो मेजर वैल्यू आई, एक 1.99 आई है और एक आई है 2.01। मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगी? दोनों ज्यादा है कि दोनों बराबर है, क्या कहना चाह रहे हो? दोनों एक्यूरेट कहलाएगी। एक्यूरेट तो कुछ भी नहीं होता बेटा, ज्यादा या कम एक्यूरेट। एक्यूरेट कैसे हो सकती है? एक्यूरेट तो ये है ना बेटा, जब तक मेरी वैल्यू 2.00 नहीं है तो आप इसका एक्यूरेट कैसे कह सकते हो? इनकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? आप तो वो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इन दोनों में किसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी? सर दोनों की होनी चाहिए ज्यादा। दोनों की ज्यादा कैसे यार? एक बताओ, मेरी और मेरे बदल से दो बंदे हैं, मैं वो तो बताओ मेरी में से किसकी एज ज्यादा है, तो दोनों की ज्यादा कैसे हो सकती है? या तो मेरी ज्यादा होगी या उसकी ज्यादा होगी या दोनों की बराबर होगी। मैं दोनों की ज्यादा कैसे हो सकती है? समझ में आ रहा है क्या गलती है? आपको आ रहा है, मुझे मालूम है आप बहुत सही बोल रहे हो, बट यही चीजें है ना, बोलने में गलती करते हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, उसको गलत तरीके से बोल रहे हो। दोनों की एक्यूरेसी ज्यादा है। आप सोचो, आप दोनों खड़े हो, मैंने कहा दो बंदे हैं, दोनों की एज में से मैं ये बोलूंगा एक की ज्यादा होगी एक की कम होगी, या दोनों की बराबर होगी। मैं आपको बोल नहीं, दोनों की एज ज्यादा है। डज इट मेक सेंस? एग्जैक्टली। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि सर दोनों की एक्यूरेसी सेम है। दोनों की एक्यूरेसी ज्यादा क्या होती है? मैं कहता हूँ जरा बताइए भाई साहब, अगर मैंने इसको आंसर को ऐसे लिख दिया 2.005, अब बताओ इन तीनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है? आप बोले थे ना दोनों की एक्यूरेसी ज्यादा है, मैं कहता हूँ अब दोनों की एक्यूरेसी कम हो गई। दोनों की एक्यूरेसी कम हो गई भाई साहब, अब ये ज्यादा एक्यूरेट है। पर सर इसमें तो चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो क्या हो गया? चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो भैया मेरा जो मेजरिंग वो है डिवाइस है, वो चार सिग्निफिकेंट फिगर मेजर कर सकता है। मैंने ऐसा डिवाइस यूज किया है। जब ये चीज कैलकुलेट कर रहा था तब मेरा डिवाइस सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेट कर पा रहा था, तो उसने ये वैल्यू दी। डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो मैं यहाँ पे ऐसा और इससे और अच्छा डिवाइस यूज करूँ, हो सकता है वो मेरे को ये वैल्यू भी दे दे, 0052 भी दे सकता है। वो तो डिवाइस पर डिपेंड करेगा मेरे कि डिवाइस कितनी एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है, कितनी प्रिसाइज वैल्यू मेरे को दे सकता है। वो तो मेरे को मालूम है मेरा डिवाइस जो है वो केवल लास्ट डिजिट अनसर्टेन करके देगा बस। ये तो अलग अलग डिवाइस है ना बेटा, डिवाइस पढ़ेगा भी, स्केल होती है, वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गेज होता है, ऐसे कई सारे डिवाइस होते हैं। हर एक डिवाइस की पिछले वाले से क्या होती है? केमिस्ट्री के अंदर पढ़े सर डिवाइस। केमिस्ट्री वर्नियर कैलिपर क्या बात कर रहा है यार। चलो नहीं सर, कोई बात। वर्नियर कैलिपर तो सर मैंने फिजिक्स के अंदर पढ़ा था, मतलब उसके अंदर जो छोटे-छोटे बात है नहीं शुभम, आई एम वेरी हैप्पी दैट आपको काफी नॉलेज है। ठीक है, बस थोड़ा सा भी आपको क्या ना पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं है, बस फिजिक्स यहीं पे मार्क दे देती है। बस आपको ये बताना चाहता हूं, आपको ये चीज काफी अच्छी आती है, मैं बता रहा हूं। आप आंसर्स कर पाओगे क्वेश्चन के, जो आपके लेवल पे क्वेश्चन पूछ जाएंगे डेफिनेटली आप कर पाओगे, लेकिन मैं आपको फंसा सकता हूं, ये मुझे मालूम है यार, मास्टर हूं यार, थोड़ा तो फंसा ही सकता हूं। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर सही देंगे, आपको आती है ये चीज। एक्यूरेसी का मतलब समझिए, एक्यूरेसी बताता है कि क्लोजनेस टू दी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जिसको आप बोलते हैं। कोई वैल्यू उसकी रियल वैल्यू के, आपकी कोई मेजर्ड वैल्यू है, वो रियल वैल्यू के कितना क्लोज है, जितना ज्यादा क्लोज जाएगा आप बोलोगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। प्रिसीजन का मतलब होता है कि टू व्हाट लेवल, आपने बोला कितने डेसिमल के कितने प्लेस तक आपने ज्यादा मेजर किया है। ठीक है, तो प्रिसीजन का मतलब हो गया कि आप कितनी लिमिट तक गए हो और अंदर फाइन। जैसे मैंने कहा
डिस्टेंस नापते हो, कोई बोलता है सर यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस है 1.2 किलोमीटर, ठीक है, कोई बोलेगा सर 1.2 किलोमीटर और 50 मीटर्स, है ना, यानी 1.25 किलोमीटर हो जाएगा वो। कोई बोलता है सर 1.2 किलोमीटर 50 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो उसने और ज्यादा सेंटीमीटर में जाके डिटेल बता दी, राइट। तो आप क्या बोलोगे, प्रिसीजन का मतलब होता है कि वो और कितना छोटे से छोटे में उसने रिजल्ट आपको दिया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्रिसीजन में और एक्यूरेसी में। ध्यान रखिए कि प्रिसीजन ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में लिखो, इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज the measured value is to the true value of quantity, ठीक है। आपने बोला बहुत अच्छी बात है, प्रिसीजन में लिख लो, it tells us to what resolution or limit the quantity is measured, दोनों में डिफरेंस देखिए, एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा सर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ये मेरी ट्रू वैल्यू है, किसी चीज की वैल्यू मुझे पता था, ट्रू वैल्यू जो है वो है 5.65 सेंटीमीटर मान लो, किसी की लेंथ है जिसकी एक्चुअल वैल्यू मुझे मालूम है 5.65 सेंटीमीटर है। मैंने एक को बोला कि भैया मेजर करके बताओ, तो उसने मेजर किया और उसने बोला सर 5.5 सेंटीमीटर। बी को बोला, बी ने उसकी मेजर वैल्यू जो बताई वो बताई मुझे 5.34 सेंटीमीटर। अब मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। मैंने कहा देखो, आपने बोला जरा ट्रू वैल्यू से इसका डिफरेंस निकालो, आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो लगभग 0.15 सेंटीमीटर आएगा। मैंने कहा ट्रू वैल्यू से इसका डिफरेंस निकालो, जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो लगभग 0.29 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये ज्यादा क्लोज है और ये इससे इतनी क्लोज नहीं है, मतलब दिस इज मोर एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट का मतलब समझो, इससे मोर एक्यूरेट है। अभी कोई दूसरी वैल्यू आ जाए तो हो सकता है उससे कम एक्यूरेट भी हो जाए, बट अभी हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो आप बोल रहे इससे ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर दिस इज मोर एक्यूरेट बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू एज कंपेयर टू दिस, राइट। कितना हो जाएगा ये, मैंने सही किया क्या, 25 और 6.31 हो जाएगा क्या, 0.31 सेंटीमीटर, राइट। मैंने कहा बट दिस इज मोर प्रिसाइज, this is more precise, why? Because this is only 5.5 सेंटीमीटर, ये 5.34 मतलब एक डेसिमल और आगे तक इसने मेजर करके दिया है। तो आप बोलोगे इसकी लिमिट मतलब इसमें क्या चेंज हो सकता है, या लास्ट वाला डिजिट केवल अनसर्टेन हो सकती है, या तो 5.35 हो सकता है या 5.33 हो सकता है, बट 5.3 तो काफी श्योरिटी के साथ बोल दिया उसने, है ना। जबकि यहाँ पे आप बोलोगे 5.4 भी हो सकता है और 5.3 भी हो सकता है, मतलब चेंज बहुत ज्यादा हो सकता है। ये डेसिमल के ज्यादा प्लेस तक इसने मेजर करके दिए, मतलब ज्यादा आप बोल सकते हैं छोटी लिमिट तक कोशिश की इसने मेजर करने की, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये मोर प्रिसाइज है। मतलब इसने जो कुछ मेजर किया है वो अपने लेवल पे और बहुत अच्छा छोटे लेवल तक मेजर करके दिया है। इसमें एरर होने के चांसेस खुद की वैल्यू में कम है, तो उससे तो ज्यादा ही है यार, ऑब्वियस बात है कि ट्रू वैल्यू से इसकी रीडिंग गलत आ रही है, ठीक है। बट आप बोलते हो कि सर दिस इज मोर प्रिसाइज एंड दिस इज मोर एक्यूरेट, तो डिफरेंस बताना चाहिए कि एक्यूरेसी में क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू दी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा क्लोज होगा मतलब उतनी ज्यादा एक्यूरेट है, और प्रिसीजन का मतलब होता है डेसिमल के जितने छोटे लेवल तक हमने उसको मेजर करके दिया उतनी ज्यादा प्रिसाइज है। वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो ज्यादा एक्यूरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दैट इज द डिफरेंट केस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो।
नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वापस से एरर पे आ जाते हैं। एरर क्या होता है सर? एरर होता है कि जब भी हम कोई वैल्यू मेजर कर रहे होते हैं, हमें मालूम है हमारे डिवाइस में कुछ ना कभी देखा था 1.3 या 4 के बीच में आ रहा था। कुछ लोग उसको आंसर 1.3 बोलेंगे, किसको कुछ लोग उसको 1.4 बोलेंगे। क्या वो एक्यूरेट वैल्यू दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं, देना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एरर तो हमारे मेजरमेंट में आना ही आना है, उसको हम बोल देते हैं एरर। मतलब ट्रू वैल्यू से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन तो आएगा ही आएगा, बहुत ही रेयर चांसेस है कि हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, राइट? उसी को हम बोलते हैं एरर्स। अब एरर्स को अगर हम देखें तो टेक्निकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा होता है रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर क्यों होती है सर? हमारे डिवाइस में कोई फॉल्टी हो, हमारा डिवाइस ही खराब हो, या हमें मेजर करने का तरीका नहीं आ रहा, हम गलत तरीके से मेजर कर रहे हो या गलत तरीके से रीडिंग ले रहे हो, मतलब हमारी ह्यूमन एरर कह सकते हो। ऐसी एरर्स को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर का मतलब होता है रैंडम है, वो हमें नहीं मालूम वो एरर आ क्यों रही है। कभी कभी क्या होती है, हवा चलने लगी मेजरमेंट लेते टाइम, कभी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया मेजरमेंट लेते टाइम, कभी प्रेशर ज्यादा हो गया, तो वो आपको नहीं पता होता ना। अचानक से हवा चल गई, अचानक से टेम्परेचर चेंज हो गया, अचानक से प्रेशर में कोई चेंज आ गया, तो इसलिए वो रैंडम होते हैं। हमें नहीं मालूम वो किस वजह से आई है, लेकिन कुछ एरर आ गई है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं रैंडम एरर। अब आप बोलते हो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? अगर मेरा कोई डिवाइस खराब है, वो कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा दे रहा है, तो आप 10 बार मेजर करो, 20 बार मेजर करो, हमेशा भी कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा ही देगा वो, है ना? तो आप बोलते हो इनकी क्या होता है, ये वन डायरेक्शन होती है कि किसी भी डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, अगर मैंने कहा मेरा डिवाइस है वो हमेशा एक वैल्यू कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, तो आप लोग 10 बार मेजर करोगे तो भी आप क्या बोलोगे, हमेशा वैल्यू कैसी देगा, वो एक्स्ट्रा ही देगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, अगर वो एक्स्ट्रा दे रहा है तो हमेशा एक्स्ट्रा देगा, हमेशा वैल्यू एक्स्ट्रा ही आएगी। अगर वो कम दे रही है तो हमेशा वैल्यू कम ही आएगी। तो सिस्टमैटिक एरर है तो आप बोलोगे हमेशा कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। और ये जो रैंडम एरर होती है, ये होती है ये ऑकर इन बोथ डायरेक्शन। ये तो रैंडम है, कभी प्रेशर बढ़ गया इसलिए आया, अगली मेजरमेंट लेते रहे प्रेशर एकदम से कम हो गया तो कुछ और एरर आ गया, अगली बार लिया तो मैंने कहा टेम्परेचर कुछ कम ज्यादा हो गया तो कुछ और एरर आ गया। इन एरर का कोई पता नहीं होता ये किस वजह से आ रही है, इसलिए ये एरर कभी आपको वैल्यू किसी मेजरमेंट में ज्यादा भी दे सकती है और किसी में कम भी दे सकते हैं। इनकी मतलब ये दोनों ही डायरेक्शन में ये हो सकती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर नेक्स्ट पॉइंट बोले कि सर ये जो एरर होती है दे कैन बी एलिमिनेटेड, they can be eliminated। भाई साहब आपका डिवाइस खराब है, नया डिवाइस ले आओ, अच्छा डिवाइस यूज कर लो, है ना? तो आप इस एरर को खत्म भी कर सकते हो, काफी हद तक खत्म कर सकते हो। आप बोलते हो कि अगर मेरा डिवाइस खराब है, या मुझे मेजरमेंट करना गलत आता है, या मुझे रीडिंग पढ़ने में गलती होती है, तो मैं अपने उस तरीके को सुधार के अपनी एरर को खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एरर पता है, इनका सोर्स पता है। रैंडम एरर में सोर्स का पता ही नहीं होता, रैंडम एरर में सोर्स का पता ही नहीं होता, तो फिर मैं हटाऊं कैसे? मुझे तो पता ही नहीं है एग्जैक्टली किस वजह से आया इस बार। तो आप बोलेंगे दे कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव, दे कांट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। बट कैन बी मिनिमाइज्ड by taking multiple readings। तभी अगर आपने ध्यान दिया हो कि सर कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको बोला जाता है एक रीडिंग मत लेना, 5 रीडिंग लेना, 4 रीडिंग लेना, फिर उसकी एवरेज वैल्यू निकालने को बोला जाता है, राइट? क्योंकि उनको पता है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रैंडम एरर आ सकता है, और एरर आ सकता है तो एरर को हम हटा नहीं सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, कई सारी रीडिंग्स ले लेंगे। क्या करेंगे? They can be minimized by taking multiple readings and then taking the average value। कभी ज्यादा आएगी, कभी कम आएगी, कभी ज्यादा आएगी, कभी कम आएगी, तो एक एवरेज वैल्यू लेके मानते हैं कि जो एवरेज वैल्यू आएगी वो काफी एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो रैंडम एरर्स को हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज इनका सोर्स हमको नहीं मालूम होता, बट हम मल्टीपल रीडिंग ले लेंगे, इनको हम कम कर देते हैं
सिस्टमेटिक एरर को हम रिमूव कर सकते हैं अगर हमें उसका सोर्स पता होता है, ठीक है, काफी हद तक रिमूव कर लेते हैं हम उनको। इसका एक एग्जांपल देखता हूं जो आप आगे पढ़ोगे, जिसको हम बोलते हैं जीरो एरर। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा वर्नियर कैलिपर्स वगैरह का तो आपको उसमें आता भी होगा। जीरो एरर एक एग्जांपल है इसका, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर का। तो ये तो हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि सर ये एरर्स होते हैं। अब हम थोड़ा सा और बातें करेंगे कि एरर को हम अपने मेजरमेंट ऑफ एरर्स में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। मैंने कहा एब्सोल्यूट एरर जिसको बोलते हैं, ये क्लासिफिकेशन एक अलग क्लासिफिकेशन था, अब ये अलग क्लासिफिकेशन चल रहा है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखो आपने बोला जो ट्रू वैल्यू लिया, आपकी मेजर्ड वैल्यू लिया, उनका जो डिफरेंस लिया, जितना डिफरेंस हो रहा है वही कहलाता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर की अगर हम बात करें तो दैट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। एब्सोल्यूट एरर को क्या बोलोगे, द मैग्नीट्यूड of the difference between true value and measured value। अच्छा, आपको क्या लगता है एब्सोल्यूट एरर निकालना आसान है कि टफ है? एनीवन कोई आंसर देगा? इजी है। इजी है। तारिक, कैसे इजी है और क्यों इजी है? सर क्योंकि मीन निकालना सर इजी है। किसका मीन निकालना इजी है? एरर निकालने के लिए पहले मीन निकालना होता है ना। अरे इसने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। मेरे पास ट्रू वैल्यू है, मेरे पास मेजर्ड वैल्यू है, तो मैंने को दोनों का डिफरेंस ले सकता हूं ना। मीन क्यों निकालना है मुझे? आप क्या बोलोगे सर? दैट इज, अगर मैंने कहा ए मेरी मेजर्ड वैल्यू है मान लो, और एटी मेरी ट्रू वैल्यू है, तो जो एब्सोल्यूट एरर है मैं डेल्टा ए से डिनोट करता हूं, राइट। तो आप बोलोगे डेल्टा ए कितना हो जाएगा? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस एटी। इसमें क्या डिफिकल्ट है ये बताओ मुझे जरा। सर वो ए से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी ना। तो मेरे को तो मैग्नीट्यूड चाहिए, बट डिफरेंस का मतलब ही होता है, इसलिए मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ। अरे मैंने कहा ये बड़ी है तो दिस माइनस दिस कर लो, ये बड़ी है तो दिस माइनस दिस कर लो। ये देखो ये जो लगा हुआ है ना, ये ब्रैकेट मॉडुलस वाला, इसका मतलब ये है कि डिफरेंस का मतलब है बड़े में से छोटा माइनस, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। बड़ी है छोटी से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? एनीवन कोई बता सकता है यार इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है, कहां दिक्कत है मेरे लिए? मैं कहता हूं इतना इजी नहीं, जितना इजी दिख रहा है, इसमें प्रॉब्लम कहां है? सर क्लियर नहीं है, ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है? बाकी लोग? सर ब्लर हो रहा है। वेट, शायद कुछ ना प्लीज स्पीड करो यार, होना नहीं चाहिए ब्लर यार। एनीवन? सर सही है, अब सही आ रहा है। बाकी लोग क्लियर आ रहा है? यस। हाँ बेटा तारिक, अब क्लियर है? नो सर, मेरे में तो अभी ब्लर हो रहा है। बेटा फिर इस बार तुम्हारे साइड से कुछ दिक्कत है, बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा तुम्हारे, चलो कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस एटी। ए मेजर्ड वैल्यू अगर है, एटी ट्रू वैल्यू है, उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। देखो बार बार बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड, मतलब हमेशा एरर पॉजिटिव आएगी, एरर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर ए बड़ा है तो ए माइनस एटी, अगर एटी बड़ा है तो एटी माइनस ए। ये जो लिखा है ना, ये इसका मतलब होता है केवल हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। प्रॉब्लम होता क्या है, अरे यार ट्रू वैल्यू कौन देगा मुझे? कोई बताएगा ट्रू वैल्यू कौन देगा मुझे? अगर मुझे किसी मेजरमेंट का या बॉडी का ट्रू वैल्यू ही पता होता, मैंने कहा लेंथ मेजर करना है, लेंथ की अगर ट्रू वैल्यू, मैंने कहा सर एक बेंच है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, कोई मुझसे बोले बेटा इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर जरा मेजर करके बताना कितनी लेंथ है, तो मैं क्या मेजर करूंगा? मैं बोलूंगा सर 2 सेंटीमीटर है, आपने तो बताया। व्हाई वुड आई मेजर दैट? इफ आई नो द ट्रू वैल्यू व्हाई वुड आई मेजर दैट? मैं उसमें एरर पढ़ूंगा मेजरमेंट करके। यार आपने बोला 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर, मैंने बोला 2 मीटर।
कोई बोलता सर उसका मास 10 kg, जरा मेजर करके बताओ कितना है, तो मैं कहूंगा सर आपने बोला 10 kg मास है तो 10 kg मास है, मैं मेजर करके उसमें क्यों एरर बढ़ाऊंगा। तो ट्रू वैल्यू अगर पता होगी तो मेजरमेंट करोगे क्यों। इसका मतलब ट्रू वैल्यू नहीं पता है तभी तो मेजरमेंट कर रहे हो। आप जब ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो मैं डिफरेंस निकालूंगा कैसे, आपने तो मेजरमेंट करके ले आए, आपको तो पता ही नहीं ट्रू वैल्यू क्या है। इसलिए एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आप जो चीज मेजर कर रहे हो उसकी ट्रू वैल्यू आपको पता ही नहीं होगी। अगर पता होती तो मेजरमेंट क्यों करते। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने कहा देखो ट्रू वैल्यू जनरली क्या करते हैं हम रीडिंग, क्या हो गया बेटा। शुभम बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो। नहीं सर ऐसे कुछ हाँ, मैंने कहा ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, आप कई सारी रीडिंग लेते हो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, ऐसे करके आप कई सारी रीडिंग लेते हो और फिर जितनी रीडिंग्स लिए हैं उससे डिवाइड कर देते हो, तो जो एवरेज वैल्यू आती है, ठीक है, ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, देखो A1 A2 A3 AN, m रीडिंग नहीं तो डिवाइड बाय n, ये मतलब मीन लिया, तो ये जितनी भी मेजर्ड वैल्यू का मीन आता है हम उसको 80 मान ले ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इसमें एब्सोल्यूट एरर इन दी फर्स्ट रीडिंग कितना आएगा, आप बोलोगे सर दैट इज A1 माइनस 80। मैंने कहा सिमिलरली A2 कितना आएगा एब्सोल्यूट एरर, आप बोलोगे सर A2 माइनस 80। आप ऐसे ही सारी रीडिंग्स में एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो, मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास कितनी एरर्स आ गई एब्सोल्यूट एरर बताओ, बोलते सर n एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि सर मेरे पास n एब्सोल्यूट एरर है, कोई मुझसे पूछे बताओ मेजरमेंट में कितनी एब्सोल्यूट एरर है, तो आप कौन सी एब्सोल्यूट एरर बताओगे, तो आप क्या करोगे सर हम उस केस में एब्सोल्यूट एरर जब बताने जाओगे तो हम क्या करेंगे, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई है उनका भी मीन ले लेंगे। तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि ये जो ट्रू वैल्यू हमने फाइंड आउट की और ये मेरा एब्सोल्यूट एरर आ गया, दोनों ही मीन वैल्यू से हम निकालते हैं। अरे स्क्रीनशॉट ले लो तो ये वाला स्पेस चाहिए मेरे को थोड़ा। हाँ, मैंने कहा अब जब मैं वैल्यू लिख के दूंगा किसी को मेजर करने के बाद जो मैं रिजल्ट बताता हूँ वो ये बताता हूँ, A इज इक्वल टू AT प्लस माइनस डेल्टा A। इसका मतलब क्या है कि सर एक्चुअली मैंने बोला ये देखो ये मेरी ट्रू वैल्यू आई है बट इसमें थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। ये एरर बताना क्यों जरूरी है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सपोज दैट मुझे जाना था मार्स तक, मार्स जानते हो ना, मंगल तक। मैंने बोला मेरे को मालूम है मार्स तक जाने का एक साइड का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। मैंने अपनी बाइक उठाई और चल दिया मार्स तक। अब जब मार्स तक मैं जा रहा हूँ तो मुझे किसी ने मेजर करके बताया कि भाई साहब जो डिस्टेंस है वो है 1000 किलोमीटर। मैंने बहुत अच्छी बात है, मैंने क्या किया, मैंने 1000 किलोमीटर जाना और 1000 किलोमीटर आने का मैंने भरवा लिया उसमें पेट्रोल। अब जब मैं जा रहा था और वापस आ रहा था तो मुझे बाद में पता चला यार जिसने मेजर करके दिया था उसने थोड़ी सी एरर कर दी थी। वो जो 1000 किलोमीटर एरर ऐड किया उसने कैलकुलेट किया वो एक्चुअली 1005 किलोमीटर था। समझ रहे हो, 5 किलोमीटर की ऊपर नीचे नहीं कर दी होगी। हम कहते चलो 1 किलोमीटर का ऊपर नीचे कर दिया उसने। आप क्या बोलोगे सर आप गए और वापस आ रहे थे तो 2 किलोमीटर पहले ही आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा और फिर 2 किलोमीटर के बाद तो आपकी मोटर बाइक क्या होगी, फ्री फॉल होगी। तो भाई साहब बहुत छोटी सी एरर की थी, 1000 किलोमीटर मेजर करने चले गए थे उसमें से 1 किलोमीटर का गड़बड़ कर दिया तो आप क्या बोलोगे भाई किसी की जान तक जा सकती है। तो ऐसे ही हम बड़ी बड़ी मेजर्ड वैल्यू में हमेशा एरर बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसने मुझे ये बताया होता कि सर 1000 किलोमीटर प्लस माइनस 5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो मैं क्या करता, मैं 1005 किलोमीटर काउंट करता, 1005 का इधर से पेट्रोल भरवाता, 1005 का उधर से, तो मेरे पास होता एक्स्ट्रा पेट्रोल। अरे भाई अगर वो 1000 किलोमीटर भी निकलता तो एक्स्ट्रा पेट्रोल ही तो बचता, मैं तो नहीं मरता ना। ठीक है, इसलिए एरर बताना बहुत जरूरी है कि सर आप अपनी प्लस माइनस करके देख लो, जो जितना डिफरेंस है उस हिसाब से अपना काम करना। वो पहले क्लियर बताना चाहता है, इसलिए हमेशा मेजर वैल्यू अच्छा है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो 80 माइनस
डेल्टा ए के बराबर या इक्वल हो सकती है या फिर AT प्लस डेल्टा ए से छोटी या कहने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू अगर मैंने कहा कोई भी वैल्यू दे रखी है, ये एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू दिया है 400 प्लस माइनस 3। इसका मतलब क्या है कि यार ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है 403 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 397। मतलब इसकी जो आप बोलते हो ट्रू वैल्यू जो है वो 397 से 403 के बीच में ही रहेगी। 398 भी हो सकती है, 399 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है ना। तो आप जब भी काम करो अपना तो ये थोड़े से एरर के साथ ये ध्यान में रखते हुए करना। अगर आपको मैक्सिमम यूज करना है तो आप 403 काउंट करके चलें, अगर मिनिमम वाला कहीं काम करना है तो आप 397 तक काउंट करके चलें। तो ये एरर अपने दिमाग में रख के चलना होता है, हमेशा ध्यान रखें, है ना। हमेशा 400 एग्जैक्ट करके नहीं चलेंगे वरना गड़बड़ हो सकती है। तो इसका मतलब ये होता है कि सर a की वैल्यू AT माइनस डेल्टा ए से लेके AT प्लस डेल्टा ए के बीच में लाई करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम हमेशा ऐसे देते हैं जिसमें डेल्टा ए क्या है एब्सोल्यूट एरर है। अच्छा अब मुझे बताओ 2 किलोमीटर की एरर बड़ी एरर है या छोटी एरर है? एनीवन? बड़ी कौन बोला? शुभम। मैंने कहा सर मुंबई से दिल्ली की डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ेगा? सर हो भी सकता है, पड़ भी सकता है फर्क। अच्छा क्या बात है, मतलब 1200 किलोमीटर में 2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो गया तो तेरे को पड़ा। अरे भाई तू दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो भी तेरे को एग्जैक्ट नहीं पता होता कि 11 किलोमीटर है कि 12 किलोमीटर है, और तू 1200 किलोमीटर में 2 किलोमीटर तेरा बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। कहाँ से आ रहा है, कौन से देश से आ रहा है भाई तू? हैं? तेरे को पता है तेरे घर से कहाँ रहता है शुभम बेटा? सर दिल्ली। कहाँ पे रहते हो? सर भजनपुरा। भजनपुरा। बेटा तेरे यहाँ से सीपी कितना डिस्टेंस पर है, कुछ आइडिया? क्या सर? सीपी करंट प्लेस कितना दूर है तुम्हारे तेरे यहाँ से? सर वैसे मतलब अंदाजे मतलब सर यहाँ से लगभग 50 40 किलोमीटर के आसपास, 40 किलोमीटर के आसपास। 14 किलोमीटर मान लो सर। 14 का अगर 14 का 15 हो जाएगा तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ जाएगा? नो सर। तेरे हिसाब से तो साला बहुत पड़ रहा था, 1000 किलोमीटर में तेरे 2 किलोमीटर भी फर्क पड़ रहा था, यहाँ 14 किलोमीटर में तेरे को 1 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि सर 2 किलोमीटर, मैंने कहा सर बड़ा एरर भी हो सकता है छोटा एरर भी हो सकता है, मुझे क्या पता। मैंने मेजरमेंट की है 5 किलोमीटर की और आपने बोला उसमें 2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। भाई साहब बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। मुझे 5 किलोमीटर रोड बनानी थी, आपने बोला 2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाता है। अरे भाई साहब 1.5 गुने का फर्क हो जाने वाला है, समझ में आ रहा है? 40% का फर्क हो जाने वाला है। तो एब्सोल्यूट एरर से हमको नहीं पता चलता है ये बड़ी एरर है कि छोटी एरर है। एरर हैज टू बी वेरी स्मॉल। एरर का मतलब होता है 2% 5% ओनली, बस, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब 400 क्वांटिटी है प्लस माइनस 200 एरर है ना। अगर ऐसे कर रहा हो तो बेकार है आपकी क्वांटिटी, मेजर है। तो एब्सोल्यूट एरर से हमको नहीं पता चलता है कि ये बड़ी एरर है कि छोटी एरर है। इसीलिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। इसको हम बोलते हैं डेल्टा ए बाय ए। डेल्टा ए बाय ए बोलो या एटी बोल दो, एक ही बात है। आगे चल के हम एटी और ए को एक ही जगह यूज करने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। एटी बोलेंगे या ए बोलेंगे हम, मतलब ट्रू वैल्यू को ही मान के चलते हैं, या तो डेल्टा एटी ए बाय एटी लिखते हैं या फिर डेल्टा ए बाय ए लिखते हैं, एक ही बात लिख के चलेंगे। तो उसको आप बोलोगे डेल्टा ए बाय को आप क्या बोलते हो, रिलेटिव एरर बोलते हो। अब ये आपका बताएगा कि ये बड़ी क्वांटिटी है या छोटी क्वांटिटी है, ये एरर बड़ी है या छोटी है। क्योंकि आपने बोला अगर यहाँ 2 किलोमीटर है और नीचे 1000 किलोमीटर है, ट्रू वैल्यू कितनी है 1000, तो आप बोलोगे 2/1000 इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बट यहीं पर अगर 2 किलोमीटर और ट्रू वैल्यू 5 किलोमीटर है तो 2/5 इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। 5 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 2/5 एक काफी बड़ा मेजर क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे एरर बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए रिलेटिव एरर ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर का मतलब समझे, डेल्टा ए बाय ए, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। ऐसे ही एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर।
वो इसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। रिलेटिव एरर में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो आपको परसेंटेज का वैल्यू पता चलती है कि ये बड़ी क्वांटिटी है या छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, परसेंटेज में हमने बोला हमारी एरर की क्वांटिटी 5-10% से ऊपर, 10 तो बहुत हो गया, 5% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी मेजर वैल्यू अच्छी है, अदरवाइज आपकी मेजर वैल्यू खराब है। तो ये तो बातें थी एरर की। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ पे आप पूछ लें। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर सेम है? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर आर द सेम। या फ्रैक्शन है ना, ये डेल्टा ए बाय ए एक फ्रैक्शन है, इसलिए उसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं। एनीवन सर रिलेटिव एरर कैलकुलेट क्यों करते हैं? अभी तो बताया यार। प्रियांशु नाम है तेरा बेटा? यस सर। अभी इतना बड़ा बात समझाया कि भाई एब्सोल्यूट एरर से आपको नहीं पता चलता कि वो एरर बड़ी है या छोटी है। अभी बोला 2 किलोमीटर बड़ी एरर है या छोटी एरर, पता चला था? यस सर, पता चल गया उस टाइम। तो बड़ा होगा कि छोटा होगा सर? 2 किलोमीटर बड़ी एरर भी हो सकती है और छोटी एरर भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन क्या मेजरमेंट क्या कर रहे हो। तो एब्सोल्यूट एरर आपको 2 किलोमीटर बता दें, आप बता पाओगे बड़ी है कि छोटी एरर है? नहीं। लेकिन डेल्टा ए बाय 80 जैसी करोगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि ये एरर बड़ी है या छोटी है, इसलिए मुझे रिलेटिव एरर पता करना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? क्लियर है? क्लियर मालूम है? क्लास में कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट घर पे लेके नहीं जाएंगे भाई साहब? मान लो घर पे बैठे हैं, कहने का मतलब क्लास के बाहर लेके नहीं जाएंगे। कोई भी डाउट है तो आप क्लास में ही खत्म करेंगे। सच्चिदानंद बेटा भी है क्या ऑनलाइन? सच्चिदानंद आई थिंक नहीं है, चला गया बेचारा, उसकी आवाज नहीं आ रही थी। चलो, किसी को अगर कोई भी डाउट है आप ये नंबर नोट करके उस पर मेरे को भेज सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कॉल इस नंबर पे नहीं लगता है। नेम मेंशन कर दिया करें, कितने बार भी डाउट मिले नेम जरूर बता दिया करेंगे। और ध्यान रखें, डाउट का मतलब ये होता है कि आप मुझे डाउट भेजें, पहले तो क्वेश्चन भेजें आपका जो भी डाउट है, इसका स्क्रीनशॉट या जो भी है, एंड साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भेजें कि सर मैंने ये सॉल्यूशन किया है, या फिर उस सॉल्यूशन में या उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या डाउट है वो भेजें। आप सोचें आप क्वेश्चन भेज देंगे उसका सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा अनटिल अनलेस उस क्वेश्चन का स्पेसिफिक डाउट या फिर आप अपना सॉल्यूशन और उसमें अपनी एरर्स आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो एक तो नेम, हर बार जितने बार डाउट पूछे अपना नाम जरूर बताएं, और दूसरा केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज एक्सेसिबल है, इस पे कॉल नहीं लगते हैं। ठीक है, तो आप अपने डाउट्स विद सॉल्यूशन या स्पेसिफिक पॉइंट, किस पॉइंट पे डाउट है वो आप इसमें मुझे मैसेज करके आप रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं whenever I'll get free. Any other doubts? Else we'll wrap up the class. सर एक डाउट था। हाँ बेटा बोले, क्या नाम है बेटा? सर इशिका। हाँ जी सर इशिका और मैडम इशिका, चलिए बताइए। सर वो जो आपने एग्जाम्पल लेके हमें बताया था कि अगर हम मेजर्ड वैल्यू ले रहे हैं किसी चीज़ की स्केल से, तो उसकी वैल्यूज 1.3 और 1.4 के बीच में जो आ रही थी आपके एग्जाम्पल में, तो आपने कहा था अगर हम 1.38 या फिर 1.39 ले लेंगे उसको, तो फिर वो 1.3 और 1.4 से ज़्यादा रॉन्ग हो जाएगा। तो उस केस में हमें कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, मतलब अगर ऐसे होगा तो? 1.38 और 1.39 तो आप सोच भी नहीं सकते, वो तो आप तुक्के मार रहे हैं, उसको मेजरमेंट नहीं बोलते हैं, उसको तुक्का मारना बोलते हैं। आपने कैसे बोला? हाँ सर, तो फिर एक ही अनसर्टेन डिजिट रखेंगे ना हम, तो या तो आप 1.3 बोलो या 1.4 बोलो। आंसर आप 1.3 या 1.4 बोल सकते हो, 1.38 या 1.39 नहीं बोल सकते, आपकी डिवाइस अलाउ नहीं कर रही है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, डिवाइस आपकी मिलीमीटर तक ही मेजर कर सकती है, आप मिलीमीटर से भी नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपकी डिवाइस अलाउ ही नहीं करती है। तुक्का मार रहे हैं आप, भाई साहब मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, वो गलत है। ओके सर, पहले आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए बस आंसर कंफर्म करना था। कोशिश किया करो कि उसी टाइम दोबारा कंफर्म कर लिया करो। चलो कोई बात नहीं। एनी अदर डाउट्स? आपको डीबीबी मोस्ट प्रोबेबली कल इसकी मिल जाएगी, आपकी ऐप पे एक्सेसिबल हो जाएगी। काफी सारे बच्चे हैं जो डीबीबी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
उस डीपीपी को सॉल्व करें। वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बट फिर भी आई ट्राई कि एक डीपीपी आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूं 10-5 क्वेश्चन का, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी तो दैट्स इट। मधु मैम, मधु मैम है क्या? यस सर। मैम बंद करें क्लास? हाँ ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।